तुमको इस पुराण के बारे में कैसे पता चला? शायद अभी सच बोलना ठीक नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा अंकल, मैं एक रात यहाँ अकेले आई थी, तभी मैंने उस चाबी को रखे देखा था, लेकिन वो उस तहखाने की है ये मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें बेरमपुर पुराण तक पहुंचाया। तांत्रिक महाराज, अब जल्दी कीजिए। तभी तांत्रिक महाराज किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। महाराज दमयंती के जवान होने पर बहुत खुश होते हैं। इधर गांव के लोग निशोल मोलू के खौफ से डर रहे थे। 2 माह गुजरने के बाद गांव के 2 आदमी महाराज के पास पहुँचे। महाराज, आपके सिपाहियों ने हमारे गांव के 4 निशिल मोलों को मार दिया और उस मुर्दे को लेकर आपके पास चले आए। आप ऐसा क्या कर रहे हैं महाराज? प्रजा होने के नाते हमारा ये जानने का हक है कि आपने इस तरह का हुक्म क्यों दिया था और आप उन मुर्दों का क्या करते थे। इससे पहले महाराज कुछ बोलते, दमयंती बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल महाराज से करने की? दमयंती, आप हमें बात करने दीजिए। नहीं महाराज। ये क्या? कौन हो तुम? दमयंती, एक डायन। ये सुनते ही सभी लोग खौफ में आ जाते हैं और महाराज का भी शरीर थर थर कांपने लगता है। तो आपने हमसे विवाह क्यों किया? क्यों प्रेम का खेल रचाया हमारे साथ? मैं ये पति पत्नी के किसी धर्म को नहीं मानती। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया कि मुझे समय पर मुर्दों का खून मिलता रहे और उसी से मैं अपनी उम्र को 1000 साल बढ़ा लूं। क्या? ये क्या कह रही है पिताश्री? हाँ, यही सच्चाई है और इस काम में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ। अब निकल जाओ दोनों पिता और पुत्री यहाँ से। इस राज्य पर अब सिर्फ मेरा राज होगा, डायन दमयंती का। तभी दमयंती अपने हाथ की उंगली सामने लाकर महाराज और राजकुमारी को ऐसे बाहर फेंकती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर फेंका हो। अब दमयंती सिंहासन पर बैठकर अपने पास एक मांत्रिक को भी ले आती है ताकि उसकी शक्तियां बढ़ सकें, जो रात भर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता रहता है। इधर राजकुमारी और महाराज जंगल में बहुत ही परेशान होते हैं। अब हम क्या करें? हमने अपने राज्य को भी मुसीबत में डाल दिया और खुद भी फंस गए। पिताश्री, आपने बहुत बड़ी गलती की है और हमें किसी भी तरह से इससे निपटना पड़ेगा। तभी महाराज कुछ सोचकर बोलते हैं, हमें ब्राह्मण जी से मिलकर बात करनी चाहिए। अब वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी महाराज और राजकुमारी एक ब्राह्मण के पास जाकर पहुंचते हैं और अपनी दुविधा के बारे में बताते हैं। महाराज, दमयंती को मारना नामुमकिन है, उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। तो कैसे कैद कर सकते हैं हम उस डायनी को? पूर्णमासी की रात, मध्य रात्रि के पहर अगर उसके ऊपर तांबे के चाकू से हमला किया जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, और अगर सुबह होने से पहले उसे अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो वो अगले कई सालों के लिए कैद होकर रह जाएगी। ठीक है ब्राह्मण जी, हम उसे खत्म करने का एक प्रयास अवश्य करेंगे। नहीं महाराज, ये कार्य केवल एक महान कोमल हृदय और वीर स्त्री कर सकती है। एक ऐसी स्त्री जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने से बची हो। मतलब वो इतना पुण्य करने वाली हो कि उसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग मौत के मुंह से लौटकर वापस आए हो और अब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही हो। हे भगवान, अब ऐसी स्त्री हम कहाँ ढूंढेंगे? तभी ब्राह्मण जी ने मेघालय की तरफ देखा और बोले, वो स्त्री कोई और नहीं है, वो तो आप ही है पुत्री, राजकुमारी मेघालय।
ये सुनकर मेघालय ने महाराज की तरफ देखा और बोली, लेकिन हम कैसे? याद कीजिए महाराज, जब आपके राज्य में महामारी फैली थी तो राजकुमारी मेघालय ही यहाँ उस बीज को सिद्ध कर लाई थी जिससे मृत्युंजय अमृत का पेड़ उगा, और उसकी वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि राज्य के हजारों लोगों की जान जाने से बची। ये सुनकर महाराज ने मेघालय की तरफ देखा। राजकुमारी, अगर आप ना होती तो अभी तक हम सिर्फ उस स्त्री को ढूंढ रहे होते जिसने इतने पुण्य का कार्य किया हो। ब्राह्मीण जी, अब बताइए कि अगली पूर्णमासी कब है और उस गायन को हमें कैसे काबू करना है? दमयंती हर पूर्णमासी की रात शमशान भूमि पर बैठकर सुबह होने तक एक महामंत्र का जाप करती है। आधी रात के समय जब वो जाप में लीन होगी तो उस पर हमला करने का वही उचित समय होगा। उस पर हमला करने से पहले तुमको एक मंत्र पढ़ना होगा और बिना देर किए उस पर वार कर देना। ठीक है ब्राह्मीण जी, इस पूर्णमासी की रात दमयंती के जुल्म की आखिरी रात होगी। इधर दमयंती बहुत खुश होती है जिसका प्रकोप पूरे राज्य पर फैला था। कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव के कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। आज पूर्णमासी की रात है। आज आपको अपने कार्य को अंजाम देना है राजकुमारी। ये बोल के ब्राह्मीण जी ने राजकुमारी को एक चमड़े की लपटी दी। तभी महाराज और राजकुमारी दोनों शमशान की तरफ जाने लगते हैं। अभी दमयंती नहीं आई है, हमें सावधानी से छिपकर सब कार्य करना होगा। राजकुमारी, तुम उसे खत्म तो कर पाओगी ना? पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कर लेंगे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए हमारे प्राण भी चले गए तो हमें कोई संकोच नहीं होगा। रात के अंधेरे में तभी उनको घोड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है वो आ रही है। और तभी एक रथ आकर रुकता है। तभी दमयंती उतरती है। जाइए और सुबह होने से पहले वापस आ जाइएगा। ये सुनने के बाद रथ वाला वहाँ से चला जाता है। पिताजी, आप यहीं रुककर इंतजार कीजिएगा। दमयंती एक घर में बैठकर मंत्र जाप करने लगती है। इधर ब्राह्मीण जी भी मेघालय की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आधी रात को दमयंती की तरफ राजकुमारी रवाना हो जाती है। दमयंती इधर बैठे हुए जाप कर रही थी। तभी राजकुमारी उसके पास जाकर मन में मंत्र पढ़ने लगती है। दमयंती की शक्तियों के कारण राजकुमारी जो मंत्र पढ़ रही थी उनको सुन लेती है और तभी अपनी आंखें खोलती है। तू यहाँ क्या कर रही है? ये देखकर राजकुमारी बहुत हैरान हो जाती है। इससे पहले दमयंती कुछ करती, राजकुमारी ने उस पर हमला कर दिया। दमयंती की चीख ऐसी होती है जो पूरे गांव को दहला देती है। घरों में रखे बर्तन भी नीचे गिरने लगते हैं। राजकुमारी और महाराज दोनों उसे तड़पता देखते हैं और वो एकदम शांत हो जाती है। इधर दमयंती का पुजारी अंदर कमरे में चीखने लगता है। महारानी दमयंती! वो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि वो बंधित होता है, इसलिए बाहर नहीं निकल सकता था। अगली सुबह राज्य में जश्न मनाया गया। राजकुमारी की जय हो! राजकुमारी की जय हो! उसके बाद महाराज और राजकुमारी ने उस राज्य को छोड़ दिया
और फिर निशोल मोलू कभी नजर नहीं आए। इतना पढ़कर तांत्रिक महाराज पुराण बंद कर देते हैं। इस पुराण के हिसाब से तो जब राजकुमारी राज्य में वापस आएंगी तभी निशिर मोलो वापस आएंगे, लेकिन अब 400 साल बाद वो क्यों लौटे हैं? क्या राजकुमारी गांव में वापस आ गई है? अगर वो आई है तो है कहाँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला 400 साल बाद राजकुमारी वापस कैसे आ सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि निशिर मोलो आए हैं तो कैसे, क्या वजह है उनके वापस आने की? इसमें आगे की कहानी नहीं लिखी। महाराज और राजकुमारी का बाद में क्या हुआ? नहीं पुत्रे, पुराण समाप्त हो गया। मेघना की उत्सुकता देखकर ईशिता को बहुत हैरानी हो रही थी। इतना जानने के बाद भी वही सवाल सबके सामने था कि निशोल मोलू वापस क्यों आए। रात में ईशिता और मेघना जब कमरे में थी तो मेघना उसी सोच में डूबी थी। मेघना, तेरा क्या चल रहा है यार? तू क्यों इतना गहराई में जा रही है? और तभी अनुज भी आ जाता है। सच में अब तो मुझे भी सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा है। मेघना, तुमको कैसे पता कि वो चाबी वहाँ रखी थी और वो तहखाना कहाँ पर है? मुझे यकीन है कि तुमने झूठ बोला है। तुम राजमहल में मेरे बिना तो दोबारा नहीं गई होगी। अनुज और ईशिता दोनों मेघना को बड़ी गौर से देख रहे थे। मुझे बचपन से ही सपने आते थे जिनमें मृत्युंजय अमृत का पेड़ मुझे दिखाई देता था। जब मैंने यहाँ गांव की जमीन पर कदम रखा तो मौसम बदल गया था और आंधी आ गई थी। उसी रात मुझे महल के बारे में सपने आए और राजमहल से जब हम वापस आए तो उस रात मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा। उसी सपने में मैंने खुद को तहखाने में जाते देखा और जब मैं महल पहुंची तो वो चाबी और तहखाना वहीं थे। सबसे जरूरी बात यह है कि जब मैं गांव में आई थी उसके अगले रात से ही निशिर मोलो ने गांव में आना शुरू किया। इतना सुनकर अनुज और ईशिता दोनों हैरान हो जाते हैं और मेघना भी उनसे सवाल करती है। ये सब सुनकर अब तुम दोनों को क्या लगता है? इसका मतलब है कि पिछले जन्म में तुम ही राजकुमारी मेघना थी और निशिर मोलो इसलिए गांव में वापस आए क्योंकि तुम यहाँ वापस आ चुके हो। हाँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे भगवान, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा होगा। या तो वो मुझे लेकर जाएंगे या फिर महाराज की लाश। ये तीनों गहरी सोच में डूब गए और इधर तांत्रिक महाराज और गांव वाले भी बहुत हैरान होते हैं। मेघना निशोल मोलू से कैसे इस शहर को आजाद कराएगी, इसका आखिरी भाग जरूर देखें।